वेलकम टू कौशल विद्या भवन एजुकेशन इंग्लिश मीडियम सैम 2 सब्जेक्ट हिंदी स्टैंडर्ड 5th चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है बापू की सीख। तो यहाँ पे बापू मतलब हमारे कौन से बापू के बारे में बात की है? यस, गांधी जी बापू। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है समय का महत्व। ओके, तो उसके बारे में बात करते हैं। गांधी जी को भारत मतलब भारतवासी और भारतीय भाषा से विशेष लगाव था। किससे लगाव था? तो भारतवासी और भारतीय भाषा से विशेष लगाव था। वे समय का पालन कठोरता से करते थे। उनका मानना था कि घड़ी में सबसे महत्वपूर्ण सुई सेकंड और मिनट की होती है। यदि हम समय की छोटी इकाई को महत्व नहीं देंगे तो घंटों, महीनों और दिनों के महत्व से अनभिज्ञ रहेंगे। वे एक पल भी व्यर्थ नहीं गवाते थे। उनका कहना था कि समय का सम्मान करोगे तभी सफलता मिलेगी। सत्य और समय दोनों रेल की पटरियों की तरह है जिन पर मनुष्य जीवन भर चलता है। हमें समय का महत्व समझना चाहिए। तो गांधी जी का एक नियम था कि वो समय का बहुत ही अच्छे से पालन करते थे। उसे एक भी सेकंड या एक भी मिनट भी वो व्यर्थ नहीं जाने देते थे। उसका मानना था कि घड़ी में दो जो कांटे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो कौन से? सेकंड और मिनट। अगर उसके हिसाब से अब हम नहीं चलेंगे तो घंटों, महीनों, दिनों और उसका महत्व हम नहीं जान सकेंगे। वे एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाते थे। उसका मानना था कि अगर हम सम्मान करोगे तभी हमें सफलता मिलेगी। किसका? अगर हम समय का सदुपयोग करेंगे, समय के साथ साथ हम चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम सब काम कंप्लीट करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम कुछ इस तरह से हम लेज़ी बन जाते हैं कि चलो कि अभी मैं होमवर्क नहीं करता हूँ या फिर मैं लंच होने के बाद या खेलने के बाद करता हूँ, तो आपका जो टाइम चला गया, फ्री टाइम में आपने वो होमवर्क मतलब आपने अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया, तो वो टाइम चले जाने के बाद आपको पछतावा होगा। अगर वो मेरे पास टाइम फिर से आ जाता, उस टाइम पे मैंने कंप्लीट कर लिया होता तो आज मेरा होमवर्क कंप्लीट होता। तो गांधी जी यही सिखाते हैं कि आपके पास एक एक सेकंड का भी अगर वक्त होता है तो आपको व्यर्थ नहीं जाने देना है, उसका भी आपको सदुपयोग करना होता है। क्योंकि सत्य और समय दोनों रेल की पटरियों की तरह है जिन पर मनुष्य का जीवन भर चलना रहता है। कि समय के साथ हमें चलना रहता है और सत्य के साथ भी हमें रहना पड़ता है। कि अगर गांधी जी को जो सत्य नहीं बोलता था उसको उसके साथ बहुत ही दुश्मनी रहती थी। क्योंकि जब भी हम सत्य बोलते हैं तो उसको किसी का भी डर नहीं रहता है और वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए समय का महत्व हमें समझना चाहिए। एक बार गांधी जी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर अपने पौत्र कांति को भी साथ ले गए। हमेशा की तरह वे इस बार भी रेल के तीसरे दर्जे में बैठे थे। रेलगाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही थी परंतु गांधी जी लेख लिखने में व्यस्त थे। उन्होंने अपनी पौत्र कांति से पूछा, कितना समय हुआ है? कांति ने कहा, 5 बजे है। तो गांधी जी जब भी अपनी उत्तर प्रदेश की यात्रा करते हैं तो वो रेल के तीसरे डब्बे में बैठते हैं। और इस बार वो किसके साथ यात्रा कर रहे थे? तो अपने पौत्र, उसका नाम क्या है? कांति। ओके, तो तीसरे डब्बे में वो बैठे हुए थे। तो रेलगाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही थी, मतलब रेल अपने हिसाब से वो चल रही थी। बट हम क्या करते, कोई भी ट्रैवलिंग करते हैं तो अगर हम बस में, बाय कार या किस तरह से हम अगर ट्रैवलिंग करते तो जो बाइक मतलब गाड़ी जो है वो चलती रहती है अपनी रफ्तार से। बट उसके अंदर हम बैठते हैं तो हम अपना वर्क नहीं करते, हम ऐसे म्यूज़िक सुनते हैं या फिर कुछ ना कुछ गेम खेलते हैं या फिर खाना खाते हैं, मस्ती करते हैं, ऐसे बहुत सारे करते हैं ना। बट गांधी जी समय के बहुत ही उसको समय का बहुत ही महत्व था। तो रेल तो जो ट्रेन थी वो अपने हिसाब से अपनी रफ्तार में चल रही थी। बट गांधी जी
उसमें भी बैठ के अपने लेख लिख रहे थे, उसमें वो व्यस्त थे। तो उसने अपने पौत्र से पूछा, कितना समय हुआ है? तो गांधी ने कहा, 5 बजे है। अचानक गांधी जी की नज़र घड़ी पर पड़ी और उन्होंने देखा कि घड़ी में 5 बजने में 1 मिनट बाकी है। तो उन्होंने लिखना छोड़कर कांति को देखा और कहा, ध्यान से देखो कितना बजा है। तो जैसे कि हमने बोला था कि गांधी जी समय को बहुत ही महत्व देते हैं। तो हम कहते हैं ना, अगर घर पे हमें कोई पूछता है कि कितने बजे है, क्या टाइम हुआ है, तो अगर हम 6:30 नहीं हुआ होता है, 6:30 में 2 या 3 मिनट्स बाकी रहते हैं, तो हम कहते हैं 6:30 अराउंड जो होता है वही हम कहते हैं 6:30 हुआ है, या 6:50 या 8:30। इस तरह से हम अराउंड जो भी टाइम होता है वही देते हैं। ये ऐसे तो नहीं बोलते ना कि चलो 6:25 हुआ है या 6:28, इस तरह से हम टाइम नहीं देते। तो गांधी जी की नज़र उसके वॉच पे, मतलब उसकी घड़ी पे पड़ गई। उसने पूछा कि ठीक से देखो कि कितने बजे है, क्योंकि 5 बजने में अभी 1 मिनट बाकी है। गांधी ने ध्यानपूर्वक देखा, कहा, 5 बजने में 1 मिनट शेष है, मतलब बाकी है। गांधी जी ने कहा, घड़ी रखने का क्या लाभ है जब तक सही समय न बताया जाए? यदि 30 करोड़ मिनटों को जोड़ जाए तो कितने महीनों और कितने दिन होंगे? यदि 5 की जगह 1 मिनट कम कहे तो क्या होगा? तुमने सत्य को न पहचान कर गलती की है, भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब अगर हम किसी को झूठ, मतलब गलत टाइम बताते हैं, तो वो भी एक हमारा, मतलब कहता है ना कि इसने झूठ बोला, तो यही हमारा एक सत्य पे चलना नहीं होता। क्योंकि गांधी जी समय और सत्य को बहुत ही महत्वपूर्ण रखते थे। तो उसने अपने पौत्र को भी डांटा कि अगर आप अच्छे से टाइम नहीं बता सकते हो तो घड़ी पहनने का क्या लाभ है? अगर तुम ये 30 करोड़ मिनटों को जोड़ो तो कितने महीने और कितने दिन होंगे? यदि 5 की जगह 1 मिनट कम कहे तो क्या होगा? तुमने मुझे झूठ बोला और ये आपने सत्य नहीं पहचाना, और इसलिए आपको आगे से ध्यान रखना है। तो समय का महत्व भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर कोई समय चला जाता है तो बाद में हमें ही पछतावा रहता है कि मेरे पास वो टाइम था, अगर उस टाइम पे मैंने अपना वर्क कंप्लीट किया होता तो आज ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। इसलिए हमारे पास एक एक सेकंड का भी अगर वक्त बचता है तो उस टाइम पे हमारा जो भी काम होता है वो कंप्लीट करना है। एक सेकंड का भी टाइम हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। फिर है सेकंड, किसकी है गंगा यमुना? बात इलाहाबाद की है। सुबह का समय था। गांधी जी, नेहरू जी एवं अन्य सेवकों के साथ बातें करते करते हाथ मुंह धो रहे थे। तो बात कहाँ की है? इलाहाबाद की। सुबह का समय था। गांधी जी, नेहरू जी और अन्य स्वयंसेवकों, तो नेहरू जी थे, गांधी जी और उसके अन्य स्वयंसेवक थे, वो बातें करते करते गांधी जी अपना हाथ मुंह धो रहे थे। तो आप पिक्चर में देख सकते हो, जो पहला वाला आप देख रहे हो कि टोपी पहनी है, कोट पहना है, वो कौन है? नेहरू जी। और बाकी की जो दो आप देख रहे हो पिक्चर में, वो उसके अन्य स्वयंसेवक है। और गांधी जी है वो अपना हाथ मुंह धो रहे हैं। गांधी जी ने कुल्ला करने के लिए जितना पानी लिया था वो ख़त्म हो गया और उन्हें दोबारा पानी लेना पड़ा। इस बात से गांधी जी थोड़े खिन्न हो गए। मतलब गांधी जी ने जितना पानी चाहिए था उतना उसने ले लिया, बट उसने जितना पानी उसके हाथ पैर धोने में या फिर कुल्ला करने में जितना चाहिए था उससे उसे थोड़ा कम पड़ा, इसलिए उसे थोड़ा पानी वापस से मांगना पड़ा। तो भी गांधी जी को वो अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उसे इस तरह से लग रहा था कि ये पानी मैं कितना व्यर्थ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पानी अपने के लिए मैंने बिगाड़ा, क्योंकि जितना पानी मेरे पास था उतना ही मुझे इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पानी मेरे अकेले का नहीं है और मैंने जो दूसरी बार मांगा है तो ये पानी मुझे अच्छा नहीं लगा। गांधी जी के चेहरे का भाव बदलते देख नेहरू जी ने पूछा, क्या हुआ? आप कुछ परेशान दिख रहे हैं।
बाकी स्वयंसेवक भी गांधी जी की तरफ देखने लगे। गांधी जी बोले, मैंने जितना पानी लिया था वो ख़त्म हो गया और मुझे दोबारा पानी लेना पड़ रहा है। ये पानी की बर्बादी है। तो देखा, अगर हम कोई भी वॉक करते हैं या फिर हम मॉर्निंग में उठ के जब ब्रश करते तो हम अपना जो नल होता है वो ऐसे ही खुला रख के हम ब्रश करते हैं ना। तो यहाँ तो गांधी जी को अपने हाथ मुंह धोने के लिए सिर्फ थोड़ा सा पानी कम पड़ा, वो भी दोबारा मांगना पड़ा। तो भी गांधी जी को ये लग रहा था कि मैं पानी का बर्बादी कर रहा हूँ और हम तो उससे भी ज़्यादा बर्बादी करते हैं। तो नेहरू जी ने मुस्कुराए बोला, बापू ये इलाहाबाद है, यहाँ त्रिवेणी संगम है, यहाँ गंगा यमुना बहती है, कोई मरुस्थल थोड़ी है कि पानी की कमी हो। आप थोड़ा पानी अधिक भी प्रयोग कर लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो नेहरू जी मुस्कुराए और बोला, बापू ये तो इलाहाबाद है, यहाँ त्रिवेणी संगम है, यहाँ गंगा यमुना बहती है, ये थोड़ी ना कोई गांव है कि यहाँ पे पानी कम पड़ता है। आप अगर थोड़ा पानी ज़्यादा ले लोगे तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो गांधी जी ने कहा, किसकी है गंगा यमुना? तो सही बात है, अगर गंगा यमुना गांधी जी की होती तो गांधी जी वहाँ का पानी ये जो पानी यूज़ कर रहे हैं अगर वो बर्बादी ऐसे कर देते तो चलता है कि चलो ये मेरा पानी है और ये मैं बर्बाद कर रहा हूँ तो भी चलता है। बट जो गंगा यमुना है, नेहरू जी ने बोला कि यहाँ पे त्रिवेणी संगम है, मतलब गंगा यमुना बहती है। तो ये बात तो गलत है ना, क्योंकि गंगा यमुना जो त्रिवेणी संगम है वो किसी एक की तो नहीं है, क्योंकि उसका पानी हजारों करोड़ों लोगों को मिलता है। इसलिए गांधी जी ने पूछा कि ये किसकी है गंगा यमुना? ये सिर्फ मेरे लिए तो है ही नहीं, उनके जल पर तो सभी का समान अधिकार है। हर किसी को यह बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि प्राकृतिक साधनों का दुरुपयोग करना ठीक नहीं है। कि जैसे कि प्राकृतिक पेड़ पौधे नदियाँ, वो अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो वो हमारा उचित नहीं है, क्योंकि उसमें हमारा कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि वो प्राकृतिक है, उसमें सभी का समान अधिकार होता है। कोई चीज़ कितनी भी प्रचुरता में मौजूद हो, हमें उसे आवश्यकता अनुसार ही खर्च करना चाहिए। अगर वो चीज़ बहुत ही सारे हो तो भी हमें अपनी आवश्यकता जितनी भी हो थोड़ी सी, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसका यूज़ करना चाहिए। यदि हम किसी चीज़ की अधिक उपलब्धता के कारण उसका दुरुपयोग करते हैं तो हमारी आदत बिगड़ जाती है और हम बाकी मामलों में भी वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। नेहरू जी और बाकी लोग भी उनकी बात समझ चुके थे। तो गांधी जी ने बोला कि अगर ये हमारे एक के लिए होता है तो हम समझते हैं, अगर हमारे एक के लिए भी होता है तो भी हम अपने अनुसार ही जितना भी हमें यूज़ करना है उतना ही हम यूज़ करेंगे। बट ये गंगा यमुना जो भी प्राकृतिक चीज़ें जो है वो हमें सबके लिए दी है, हमारे एक के लिए नहीं है। इसलिए हमें जितना भी उपयोग करना है उतना ही हमें उसका यूज़ करना है, उसका हमें दुरुपयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और जिस तरह से अगर हम ज़्यादा चीज़ें बिगाड़ेंगे तो उससे हमारी आदत भी बिगड़ेगी, क्योंकि आगे जाके हमें लगेगा कि चलो और थोड़ा सा लेके अगर बच जाएगा तो हम डाल देंगे। जे वैसे ही अभी हमारी आदत बिगड़ चुकी है। हम भी कहीं पे भी होटल पे जाते हैं खाना खाने, तो हम अगर हाफ़ पिज़्ज़ा खाने की अगर हम भूख होती है तो भी हम पूरा पिज़्ज़ा एक मंगाते हैं, वो भी फुल वाला। अगर हमारा 1 पिज़्ज़ा मतलब हाफ़ पिज़्ज़ा खाने की भूख है तो हम मिनी पिज़्ज़ा नहीं मंगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे के कंपटीशन में बड़ा पिज़्ज़ा मंगाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम छोटा पिज़्ज़ा मंगाएंगे तो कोई हमारे सामने देखेगा और हंसेगा कि इसने तो देखो छोटा पिज़्ज़ा मंगाया है ना। तो इसीलिए कंपटीशन भी बढ़ जाता है और उसी कंपटीशन में बढ़ते में हम कितनी चीज़ें व्यर्थ जाने देते हैं। इसलिए हम ये नहीं देखते कि हमें कितनी आवश्यकता है और हमें कितनी उसकी ज़रूरत है, उसका हम दुरुपयोगी करते हैं और वेस्टेज पूरा जाता है। इसलिए हमारी आदत भी बिगड़ती है और बर्बादी भी ज़्यादा रहती है। इसलिए हमें ये बात समझनी चाहिए। फिर है जीविकोपार्जन खद्दर की उपयोगिता। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, तो ये क्या है? चरखा। गांधी जी की खद्दर को भारत की आत्मा कहते हैं।
ये आधुनिक उपयोगिता अपेक्षा लघु उद्योग के प्राथमिकता देते हैं। यदि कारण है कि उन्होंने जीवन भर सूत काटने और खद्दर पहनने का अभियान जारी रखा। उनका मानना था कि हाथ के सूत काटने से एक तो लोगों को काम मिलेगा और दूसरे अपने हाथ से बनी हुई वस्तुओं का आनंद मिलेगा। तो गांधी जी को चरखा चलाना बहुत ही पसंद था। वो पहले से यही चरखा चलाते थे और इसका ये मानना था, अगर हम ये आधुनिक चीज़ों को छोड़ के जो हम हाथ से बनाते हैं उसको पहले प्राथमिकता देते, मतलब उसको वो पहले रखते थे। और इसका मानना था कि अगर हम ये खद्दर, ये जो सुतराउ कपड़े पहनेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और इससे क्या होता है कि एक तो अगर हम ये सूत वाले कपड़े पहनते हैं तो लोगों को काम मिलेगा और हमारे हाथ से जो चीज़ें बनती है और वो अगर हम किसी को बेचते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है, खुशी मिलती है। एक बार गांधी जी स्वास्थ्य लाभ के लिए बेंगलुरु गए तो उनसे मिलने विद्यालय की कुछ लड़कियां आई। गांधी जी उनसे बोले, क्या तुम लोगों को खद्दर के बारे में कुछ पता है? तो गांधी जी कहाँ पे गए थे? बेंगलुरु। तो वहाँ पे विद्यालय की कुछ लड़कियाँ उसे मिलने आई। तो वहाँ पे गांधी जी ने पूछा, क्या आप लोगों को खद्दर के बारे में कुछ पता है? तो उनमें से एक लड़की ने हंसते हुए कहा, खद्दर का अर्थ है कपड़ा। वे बोले, किस प्रकार का कपड़ा? थोड़ी देर चुप रहने के बाद दूसरी लड़की बोली, खदरा सा कपड़ा। गांधी जी ने कहा, सूत का हाथ से बुना कपड़ा ही खदरा कहलाता है। अच्छा बताओ, इससे पहनने से क्या लाभ होता है? एक लड़की ने कहा, यह मजबूत होता है। एक अन्य लड़की ने कहा, यह छिद्र ही साफ हो जाता है। गांधी जी बोले, इसे इसलिए पहना चाहिए क्योंकि खद्दर सूत से बनता है। और सूत कौन काटता है? अमीर या गरीब लोग? तो इसे गरीब लोग काटते हैं। हमारे गांव में बहुत गरीब है, इसलिए वे आजीविका चलाने के लिए सूत काटते हैं। यदि इससे उन्हें दमड़ी ही मिल जाए तो इसे वे अपना सौभाग्य मानते हैं। यदि तुम खद्दर खरीदोगी तो इससे उनकी आय बढ़ेगी और वे गुड़, मिर्च और नमक खरीद पाएंगे। अब समझ में आया कि खद्दर क्यों पहनना चाहिए। तो गांधी जी ने जैसे कि खद्दर सूत का कापड़ जो होता है वो हमें हाथ से बनाना पड़ता है और ये सूत कापड़ है वो खेत से काटने कौन जाता है? तो गांव के गरीब लोग। ओके, तो जब वो गरीब लोग गांव के जो काटने जाते हैं तो उसके लिए उसे पैसा मिलता है और फिर उससे हम कपड़ा बनाते हैं। फिर अगर कोई ख़रीदता है तो उसको 2 पैसे मिलते हैं और वो उस पैसे से कुछ अच्छा सा खाना खा सकते हैं। अगर कोई खद्दर खरीदेगा ही नहीं तो ये गरीबों को पास पैसा भी नहीं आएगा। इसलिए गांधी जी बोल रहे हैं कि हमें खद्दर के सूत कपड़े पहनने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे आपको शब्दार्थ, टिप्पणी, श्रुत लेखन और यहाँ पे जो आपको एक्सरसाइज दी है तो वो आपको अपनी नोटबुक में अच्छी राइटिंग में लिखनी है। थैंक यू।